गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुलिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, हरि हरि रूप दियो नारद को देखई दो शिवगढ़ मुस्काई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है, एक उभयालंकार होता है। जब हम लोग शब्दालंकार पढ़ते हैं तो उसके कई प्रकार होते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्त अलंकार है और विप्सा अलंकार है। तो उसी में एक जो उदाहरण ये दिया गया है, ये यमक अलंकार का उदाहरण है। कौन सा? यमक अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? यमक अलंकार। तो कैसे यमक अलंकार उत्तर सही है, इसकी बात हम करते हैं। तो यमक अलंकार की परिभाषा है कि जिस रचना या कविता में जिस रचना या कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक, जिस रचना या कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न मतलब अलग भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। कि जिस रचना या कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे मैं इसके अलावा भी कुछ उदाहरण पढ़ रहा हूं, हरि हरि रूप दियो के अलावा भी पढ़ रहा हूं उदाहरण। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शब्द आया है कनक, और एक और शब्द आ गया कनक। एक ही शब्द देखो दो बार आ गया। तो एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो एक शब्द क्या परिभाषा में क्या कहा गया? एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो वहां यमक अलंकार होता है। तो कनक कनक दो बार मिला, यमक अलंकार। जैसे ही हरि हरि रूप दियो, हरि और हरि देख सकते हैं आप, दो बार शब्द आए, हरि और हरि। एक जो हरि शब्द है वो भगवान विष्णु के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हरि में शेर भी होता है, बंदर भी होता है। तो हरि हरि एक शब्द दो बार आया और दोनों के अर्थ अलग अलग है। आगे हम लोग देखते हैं इसी का उदाहरण यमक अलंकार में, जैसे कहा जाए, जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती है। जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती है, ते तीन बेर खाती है। जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तीन बेर, एक तीन बेर का मतलब है तीन बार, और एक तीन बेर का मतलब है तीन बेर के दाने। इसके अलावा भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो घटा और घटा यहाँ पे दो बार शब्द आया। तो एक घटा का अर्थ है बादल, एक घटा का अर्थ है कम हो जाना, इसलिए यहाँ भी यमक अलंकार है। तो सभी लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि जिस रचना कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार क्या हो? भिन्न हो। उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, भिन्न मतलब अलग हो, तो वहां अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आपका जो दिया था, दूसरा ऑप्शन दिया है रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार की परिभाषा है कि जहां उपमान और उपमेय में अभेद आरोप लगाया जाता है, आरोप किया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे कहा जाए कि चरण कमल बंधो हरि राई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, हरि जननी में बालक तेरा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये जितने भी उदाहरण में पढ़ रहा हूँ ये सब रूपक अलंकार के हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, इसकी पहचान में मनु मनहु मानो जनु जनहु जानो आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे चमचमात चंचल नयन, विच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उछरत जुग मीन। तो क्या मिला, मानव मिल गया। अन्योक्त अलंकार में क्या होता है, किसी अन्य को कहने वाली बात किसी अन्य के जब माध्यम से कही जाती है तो अन्योक्त अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण एक मिलता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यों, आगे कौन हवाल। ठीक है, कि ना ही इस काल में फूल में पराग है, ना ही मीठी मधु है, और ये भौरा अभी से इन कलियों में खोया रहेगा तो आगे ना जाने क्या होगा। और दूसरे में यहाँ पे रूप में कवि ने राजा जय सिंह की कामलोलुपता पर व्यंग किया है। और भी इसके उदाहरण मिल सकते हैं कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो ये सब अन्योक्त अलंकार के उदाहरण हैं। तो जो हमारा प्रश्न था, हरि हरि रूप दियो नारद को देखी, दो शिवगण मुस्काई, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो एक शब्द दो बार आया, हरि और हरि, दोनों के अर्थ क्यों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग अच्छी तरह से। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, नामबोधक क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है। इस प्रश्न को देखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, सहायक क्रिया। क्या उत्तर होगा, सहायक क्रिया। कैसे सहायक क्रिया है, देखते हैं। परिभाषा पहले हम लिखते हैं, सहायक क्रिया की परिभाषा। सहायक क्रिया की परिभाषा है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। पूर्ण करने में सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। उसे सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहा गया कि मुख्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती हो, उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। प्रश्न है, मोहन घर जाता है। मोहन घर जाता है। अब इस वाक्य में सबसे पहले हम देखेंगे, जो परिभाषा कहेगी कि मुख्य क्रिया के साथ में, परिभाषा क्या कहेगी, मुख्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को क्या करे, स्पष्ट एवं पूर्ण करे। जो स्पष्ट एवं पूर्ण करेगा और पूर्ण करने में सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो मोहन घर जाता है, इसमें मुख्य क्रिया है जाना। मुख्य क्रिया क्या है, जाना। परिभाषा में कहा गया सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को क्या करे, स्पष्ट करे, पूर्ण करे, वही सहायक क्रिया होती है।
तो यहाँ पे मुख्य क्रिया को देखो कौन स्पष्ट कर रहा है। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इस है को हटा देता हूँ, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इस है को हटा देता हूँ, तब आपका प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि मोहन घर जाता, मोहन घर जाता। क्या ये वाक्य पूरा हुआ? इस जो मुख्य क्रिया है जाना, इसको कोई स्पष्ट कर रहा है? नहीं स्पष्ट कर रहा है। तो फिर इसको कौन स्पष्ट कर रहा है? मोहन घर जाता है। कौन स्पष्ट कर रहा है स्पष्ट कर रहा है। तो इस मुख्य क्रिया को जो स्पष्ट करे, इस मुख्य क्रिया को जो स्पष्ट करे, वही आपकी सहायक क्रिया होती है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? है जो है ये आपकी सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। दूसरा इसमें दिया था ऑप्शन, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और इसका दूसरा जो टाइप है उसमें कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें आना और वाना जोड़कर प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे कर्ता स्वयं कार्य ना करके जब किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करे, कहा जाए शिक्षिका विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाती है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो शिक्षिका स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वहां पे क्या होगा? उत्तर बताएं क्या होगा? सभी लोग प्रेरणार्थक क्रिया धातु होगी। ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे कहा गया कि दूसरा जो आना वाना जुड़ता है, आना वाना कैसे जुड़ेगा? तो एक क्रिया दी जाएगी, जैसे पढ़ना एक क्रिया दी गई, और इस पढ़ना क्रिया में अगर हम आना को जोड़ देते हैं तो पढ़ाना बन जाएगा, और वाना को जोड़ेंगे तो पढ़वाना बन जाएगा। तो ये दो प्रकार से प्रश्न आते हैं। आगे क्रिया चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ये क्लियर हो जाएगा। अगला है नाम बोधक क्रिया क्या होती है? नाम बोधक क्रिया जो होती है वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जो क्रियाएं जुड़ती हैं, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जो क्रियाएं जुड़ती हैं, वही नाम बोधक क्रिया कही जाती है। जैसे लखनऊ एक संज्ञा है और जाना क्रिया जोड़ दो तो लखनऊ जाना हो जाएगा, लखनऊ जाना हो जाएगा, तो ये नामबोधक क्रिया हो जाएगी। आप विशेषण के साथ, जैसे सुंदर विशेषण है, उसमें आप होना जोड़ दो, सुंदर होना, क्या हो जाएगा? नामबोधक क्रिया हो जाएगी। अगला देखिए, देखते हैं नाम धातु क्रिया दिया गया ऑप्शन। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया में क्रिया नहीं आएगी, क्रिया को छोड़ दिया जाता है। इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इनके साथ में आना वाना जोड़ा जाता है तो नाम धातु क्रिया होती है। देखो मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर देता हूं। जैसे पढ़ना मैंने क्रिया दिया, पढ़ना, इसमें मैं आना जोड़ रहा हूं तो बना पढ़ाना। क्या बना? पढ़ाना। तो अब आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि पढ़ाना में कौन सी क्रिया है, पढ़ाना में कौन सी क्रिया है, तो उत्तर देना है प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि क्रिया के साथ में हमने आना को जोड़ा है। ठीक है। अब जैसे मैंने दिया शर्म, एक शर्म संज्ञा शब्द है, इसमें आना जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बना शर्माना। क्या बना? शर्माना। अब शर्माना को अगर पूछ रहा है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो शर्माना में उत्तर क्या देना है? नाम धातु देना है, क्योंकि ये क्रिया से नहीं बनते हैं। मैंने बताया कि नाम धातु क्रिया से नहीं बनते हैं, संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, विशेषण से बनते हैं। तो शर्माना में भी देखो आना जुड़ा हुआ है, शर्माना में भी आना जुड़ा हुआ है, लेकिन किसके साथ? शर्म के साथ, मतलब संज्ञा के साथ आना जुड़ा है तो नाम धातु होगा, और जब क्रिया के साथ आना जुड़ेगा तो प्रेरणार्थक क्रिया धातु होगी। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द है। तो जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द होता है मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या है? मुमुक्षु जो है। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, बाकी जो लिखे हैं सभी गलत हैं। ठीक है, बाकी जितने ऑप्शन लिखे हैं सारे ऑप्शन गलत हैं। हमारा सही उत्तर दूसरा वाला है। आगे बढ़ते हैं। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं कृष्ण के घर पहुंचा, यहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मतलब रुकना है थोड़ा सा, बोलने के बाद परंतु आ रहा ना। मैं कृष्ण के घर पहुंचा, तो यहाँ कॉमा लग रहा है, परंतु वह नहीं मिला, तो इसका उत्तर दूसरा वाला सही है।
बाकी इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो ऑप्शन दूसरा सी है कॉमा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वो हैं लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। तीसरा उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। सदा सुखलाल गलत उत्तर है, सदल मिश्रा भी नहीं है, श्याम नारायण भी नहीं है, प्रेम सागर। एक और यहां से प्रश्न आता है प्रेम वाटिका, ये ध्यान रखना। प्रेम वाटिका पूछा जाए तो रसखान उत्तर देना है। प्रेम वाटिका की किसकी रचना है? रसखान जी की रचना है। और ये प्रेम सागर है तो लल्लू लाल हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ क्या है? एक शब्द दिया गया है जिसका नाम है मुद्रा, और पूछ रहा है इसका अनेकार्थी शब्द बताओ। अनेकार्थी में अनेक जिनके अर्थ होते हैं, जैसे मुद्रा का रूप भी होता है, सिक्का भी होता है, मुहर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जाएगा मुद्रा का रूप सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है अनेकार्थी शब्द में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं कौन सा है। सद्भावना में समास पूछ रहा है कि सच्ची है जो भावना, अच्छी है जो भावना, सत्य है जो भावना, ठीक है। तो एक समास जो है कर्मधारय समास की परिभाषा में कहा गया कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय विशेषण विशेष से का संबंध होता हो, वहां कर्मधारय समास होता है। तो देखते हैं समास विग्रह करते समय अगर किसी पद के मध्य में है जो या के समान शब्द मिल जाते हैं, या रूपी भी कह सकते हो, ये समान, जैसे विद्या धन आए तो हम लोग विग्रह में लिख देंगे विद्या रूपी धन, या ऐसे भी कह सकते विद्या के समान धन। तो सद्भावना सच अच्छी है जो भावना, भावना की विशेषता बताएगी कैसी है? अच्छी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? कर्मधारय समास। अच्छी है जो भावना, अच्छी है जो भावना। तो भावना की विशेषता क्या है? भावना कैसी है? अच्छी है। तो जैसे ही है जो का प्रयोग किया गया तो उत्तर क्या होगा? कर्मधारय समास। बाकी अभिभाव में भी मैंने बताया था, अभिभाव में क्या होता? पहला पद या तो उपसर्ग हो, या उर्दू फारसी का शब्द हो, या शब्दों की पुनरावृत्ति हो, यथा शब्द हो। जैसे प्रश्न आता है यथाशक्ति में कौन सा समास है? शक्ति के अनुसार। उत्तर होगा अभिभाव समास। तत्पुरुष समास को हम लोग पढ़ते हैं तो कारक विभक्तियों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो जो उनके चिन्ह होते हैं जब हम विग्रह करते हैं इन्हीं चिन्हों के साथ में जोड़कर करते हैं। जैसे प्रश्न आपका आ जाए विश्राम गृह में कौन सा समास है, तो हम लिखेंगे विग्रह में विश्राम के लिए घर, विश्राम के लिए गृह। तो क्या बीच में आया? कौन सा शब्द आया? के लिए। अब के लिए आपको सोचना है किस में आता है? तो संप्रदान में आता है, संप्रदान के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो कर्मधारय मैंने बता दिया, बहुब्री में दोनों पद मिलकर जब किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो बहुब्री समास होता है। तो सद्भावना में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण है। तो भाववाच्य का उदाहरण क्या है? पहले तो हम ये देखेंगे कि हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, पहला देखो भैया, पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये 3 भेद होते हैं। प्रश्न अगर आता है वाच्य के कितने भेद हैं तो उत्तर क्या देना है? 3 भेद हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं।
ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अब कर्तवाच्य को कैसे पहचानोगे? जिन वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है वो कर्तवाच्य होते हैं। ठीक है, अब कर्मवाच्य को कैसे जानेंगे? कर्मवाच्य में ऐसे जानेंगे कि जिन वाक्यों में कर्ता के साथ या तो से मिले या तो के द्वारा मिले, या तो के द्वारा मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि से के द्वारा मिलने के साथ साथ जो कर्ता होगा, पहली बात तो कर्ता के साथ से होगा और के द्वारा होगा, और तीसरी बात उसमें कर्म जरूर होगा, ये बात ध्यान रखना, तभी कर्मवाच्य होगा। ठीक है, कुछ किताबों में जैसे हम लोग पढ़ते हैं केवल एक ही बात कि नकारात्मक वाक्य हो तो भाववाच्य होगा, कुछ सकारात्मक वाक्य भी भाववाच्य होते हैं। जैसे कहा जाए कि अभी मैं इस ऑप्शन को क्लियर कर लूं, फिर मैं बहुत से उदाहरण आपको बता देता हूं। ठीक है, तीसरा जो है भाववाच्य। भाववाच्य में देखो देखो क्या होता है, यहां भी कर्ता के साथ से और के द्वारा का प्रयोग होगा, यहां भी कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग होगा, और वाक्य जो है नकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा। और कुछ वाक्य ऐसे होंगे जो सकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। लेकिन कर्ता के साथ जब से और के द्वारा जुड़ेगा तो यहां आगे जो वाक्य होगा उसमें कर्म नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। भाववाच्य में कर्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस बात को नोट में लिखते हैं, ये बात नोट में लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा कि भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है। अकर्मक भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है। भाववाच्य किसका बनता है? हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है। ये हमारे हो गए वाच्य के तीन भेद और थोड़ी सी पहचान मैंने बता दिया। अब हम अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। भाववाच्य का उदाहरण है सीता से पत्र लिखा नहीं जाता। अब अगर हम केवल नकारात्मक की दृष्टि से देखें तो लोगों का उत्तर होगा पहला वाला वाक्य जो है भाववाच्य हो जाएगा, लेकिन ये गलत उत्तर है, भाववाच्य नहीं होगा। क्योंकि भाववाच्य में मैंने बताया कि जो भी क्रिया होगी वो कर्मक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखें सीता से पत्र लिखा नहीं जाता। क्या लिखा नहीं जाता? यहाँ पर देखो कर्ता के साथ से आने पर एक शब्द पत्र मिला है जो आपका कर्म है। क्या है? कर्म है। और अगर कर्म होता है तो मैं बता चुका हूं कर्मवाच्य में कर्ता के साथ अगर से मिले या के द्वारा मिले और कर्म मिले तो वो कर्मवाच्य होगा। तो इसका उत्तर होगा कर्मवाच्य। अगर इसका कर्मवाच्य है तो फिर इसका भाववाच्य क्या होगा? अब भाववाच्य बनाने के लिए हम लोग इस पत्र को हटा देंगे, क्योंकि पत्र तो कर्म है, इसे हटाएंगे। जब इसको हटा देंगे पत्र को तो भाववाच्य में हम यही प्रश्न पढ़ेंगे सीता से लिखा नहीं जाता। अब पत्र को नहीं बोलेंगे क्योंकि पत्र तो कर्म है, और कर्म अगर दिया है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, जबकि भाववाच्य अकर्मक क्रिया का बनता है। तो वहां से हमें कर्म को हटाना है। सीता से लिखा नहीं जाता अगर यह वाक्य होता तो भाववाच्य होता, इसलिए सीता से पत्र लिखा नहीं जाता। तो इसका उत्तर जो है फर्स्ट वाला गलत है। जो बहुत से लोग कहते हैं भाववाच्य होगा भाववाच्य होगा, ये उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, अब पूछा क्या गया? भाववाच्य। तो भाई पहला तो है नहीं, दूसरा पढ़ते हैं। अब पढ़ा जाए, ये सही उत्तर है, यही भाववाच्य है। इसलिए मैंने अभी आपसे कहा था कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो सकारात्मक भी होते हैं। मैं उदाहरण भी बताने जा रहा था, वहां पे रुक गया था। मैंने कहा था अभी उदाहरण पढ़ूंगा तो सारे प्रश्न सॉल्व करूंगा। अब पढ़ा जाए ये भाव होता है, अब बैठा जाए भाव होता है, अब लिखा जाए भाव होता है, अब सोया जाए भाव होता है। तो कुछ सकारात्मक वाक्य भी भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं। मोहनी रोटी खाती है कर्तवाच्य है। कैसे कर्तवाच्य है? जैसे अब कुछ लोग सोच रहे होंगे
कि कर्ता के साथ ने बताया गया, यहाँ ने तो दिखाई नहीं दे रहा, तो कृतवाच्य कैसे होगा? कृतवाच्य में एक तो बात ने की सही है, ने होगा तो कृतवाच्य होगा, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिन वाक्यों में, ये भी थोड़ा सा देख लेना, जिन वाक्यों में क्रिया या तो वर्तमान काल की हो, क्रिया या तो वर्तमान काल की हो, वर्तमान काल, या फिर क्रिया भविष्य काल की हो, या फिर क्रिया भविष्य काल की हो, तो वहां कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, नहीं, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिया मोहनी रोटी खाती है, लास्ट में ती है, ता है, ती है, ते है, वर्तमान काल की क्रिया है। जैसे ही क्रिया वर्तमान काल या भविष्य काल में होती है तो वहां कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसीलिए ने का प्रयोग नहीं किया गया। ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो भाववाच्य का सही उदाहरण क्या है? अब पढ़ा जाए, इसका उत्तर दूसरा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? तो घर, घर तो नहीं है, हर घर, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है लिखने में, मैं इसको सही लिख देता हूं। जो भी उत्तर है, यहाँ पे जो उत्तर होना चाहिए, हर घर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हर एक लिखा है, हर एक लिखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। चलिए इसको अब हम सही करते हैं। हर एक लिखा है, पहला घर है, आशीर्वाद है, हर एक है और केस है। इसमें पूछ रहा है कि सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द, सदैव एक वचन में। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, उनका बहुवचन रूप नहीं होता है, और बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं, उनका एक वचन नहीं बनता है। ठीक है, जैसे हम बहुवचन की बात करें, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, चाकू, ओंठ, समाचार, अक्षत, भाग्य, दाम, आशीर्वाद, ये सब क्या है? ये सब बहुवचन है, इनका एक वचन नहीं बनेगा। अगर हम सदैव एक वचन पे जाते हैं तो क्रोध, क्षमा, छाया, जल, जनता, दूध, प्रेम, आग, हवा, पानी, ये सब क्या है? ये सब एक वचन है, इनका बहुवचन रूप नहीं बनता है। लेकिन कहीं भी आपको अगर ये तीन शब्द दिख जाए, एक हर, एक, केवल हर, प्रत्येक, हर एक, हर या प्रत्येक, अगर ये कहीं भी दिख जाए तो इनका प्रयोग ही एक वचन में होता है। किसमें होता है? एक वचन में होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हर एक है, हर है और प्रत्येक है, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग है एक वचन में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? हर एक। इसका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जिंदगी में प्रत्यय है, जिंदगी उर्दू फारसी के शब्द हैं, जिंदगी, तो जिंदगी में बड़ी प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है गी। इसमें उत्तर क्या होगा? गी। जो हमारे जैसे हिंदी के प्रश्न होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, विदेशी उपसर्ग हैं, तो उनमें हम लोग पढ़ते हैं, सब में प्रत्यय अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जिंदगी जो शब्द है उर्दू में प्रयोग किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर गी होगा, ना कि बड़ी ई होगा। ये ध्यान रखिएगा, अधिकांशतः लोगों का उत्तर बड़ी ई आ जाता है, जो उत्तर गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रा व्यंजन नहीं है। तो पहले हम रा व्यंजन की बात करते हैं कि रा होते कितने प्रकार के हैं। जो रा है, रा चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। रा चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक देखो पुरारा होता है, सबको पता है, ठीक है। एक होता है जैसे हम लोग लिखते हैं प्रकाश, प्रकाश में ऐसे खड़ी पै वाला नहीं कर सकते हो, बस प्रकाश लिखते हैं, ये जो मात्रा ऐसे लगाते हैं, ये एक रा हो गया। एक आशीर्वाद वाला, जैसे लिखते हैं ना, यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, जैसे मैंने राम लिखा तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने प्रकाश लिखा, प्रकाश में देखो प्रा में रा निकल रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने आशीर्वाद लिखा, आशीर्वाद लिखा, अब आशीर्वाद में देखो रा निकल के आया। एक होता है ट्रक वाला, जो हलंत के साथ में प्रयोग होता है, ट्रक वाला, तो ये हलंत के साथ में प्रयोग होता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के रा होते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। रा कितने होते हैं? 4 प्रकार के। चार प्रकार के रा होते हैं। ये ट्रक लिखा है, इसका उदाहरण है, ये आशीर्वाद का है, ये प्रकाश का है, ये राम का है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक शब्द यहाँ पे दिया है ये ता में देखो री की मात्रा लगी है, कौन सी? री। कुछ लोग इसको भी रा समझ लेते हैं, ये आपकी री की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? री की मात्रा है। तो इसे ध्यान रखेंगे सभी लोग कि ये रा नहीं होता है, ये री होता है। क्या होता है? री होता है। तो क्रम में देखो, पहला हम देख सकते हैं, पहला जो दिया है ये प्रकाश वाला रा है, इसलिए उत्तर नहीं है। मूर्धा में भी नहीं है, मात्र में भी नहीं है, इसका सही रा व्यंजन नहीं है, तो चौथा उत्तर सही हो जाएगा मात्र भूमि। समझ में आ सबको? क्योंकि यहाँ पे री की मात्रा लगी है, रा नहीं होता है, ठीक है। समझ गए होंगे भैया सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पे देखते हैं प्रश्न कौन सा है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उर्वशी के रचनाकार जब प्रश्न पूछा जाता है तो ऑप्शन दोनों दिए जाते हैं, एक जयशंकर प्रसाद और एक रामधारी सिंह दिनकर, ये दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जब दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे और दोनों रचनाकार भी हैं उर्वशी के, इसीलिए दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना। ये दोनों ऑप्शन ऊपर के दिए जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि रचनाकार दोनों है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है और रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी लिखा है। लेकिन हम उत्तर सही क्या मानेंगे? हमारा सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर उत्तर सही होगा। कैसे सही होगा? क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, पुरस्कार मिला था। इसलिए हमारा उत्तर जो है उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर के साथ में उत्तर सही माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो भैया ये भी उत्तर समझ गए होंगे सभी लोग कि उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, क्योंकि इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन ना हो तो हम जयशंकर प्रसाद को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है यहाँ पे दोनों मिलते हैं आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। कौन सा शब्द तद्भव है? पूछा गया है पाषाण मतलब पाहन, पत्थर, तो ये तो तत्सम हो गया। तद्भव पूछ रहा है। कंगन, ये सही लग रहा है क्योंकि कंकड़ होता है, अणा का परिवर्तन ना में होता है, अणा का प्रयोगी तत्सम में होता है। जब हम तद्भव बनाते हैं, हिंदी में रूपांतर करते हैं, तो अणा का ना कर देते हैं। जैसे स्वर्ण है तो सोना कर देते हैं, ठीक है। लक्ष्मण है तो लखन कर देते हैं, लक्ष्मण कर देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो कंकड़, कंगन, ये सही है। पिपासा मतलब प्यासा हो गया। और पक्ष, पक्ष क्या होता है? दाया बाया पक्ष, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कंगन, जो है तद्भव शब्द में प्रयोग किया जाएगा। सभी लोग समझ गए? ठीक भैया आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है। कैसे? वीर रस जो है, इसके जब हम अभी रस पढ़ेंगे तो वहां पे उदाहरण बहुत से आपको लिखाएंगे
कि जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो ये सब वीर रस की बात है, उत्साह पैदा हो रहा है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वीर रस है। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। वीर रस है। ठीक है। बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस के उदाहरण हैं। तो वीर रस में उत्साह, इसका स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह उत्तर सही होगा। बाकी जुगुप्सा, रौद्र, विस्मय इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली। हिंदी में कारक होते हैं 8। थोड़ा सा इसकी हम चर्चा करेंगे। इसका सही उत्तर वैसे देखा जाए तो कर्ता कारक होगा, क्योंकि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है या कर्ता के द्वारा क्रिया को संपन्न करने वाला हो, वह कर्ता कारक होता है। ठीक है। हिंदी में अगर पूछा जाए आपसे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं या कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, उत्तर क्या देंगे? 8। कितना? 8 उत्तर देना है। कौन कौन से 8 होते हैं लिख लेते हैं एक बार। पहला होता है कर्ता। कर्ता का चिन्ह होता है ने। कर्म को करण से संप्रदान के लिए करण का जो चिन्ह है से और के द्वारा भी होता है, दोनों होते हैं। के द्वारा दोनों लिख देते हैं। संप्रदान के लिए अपादान, अपादान का चिन्ह होता है से, मतलब अलग होने का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है अपादान से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध। अगला आएगा संबंध का। संबंध में कुल 9 चिन्ह होते हैं। अधिकांशतः हम लोग का, की, के का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम पद होते हैं। इसी का हमने जो है, चलो लिख लेते हैं एक बार, फिर आपको बता देते हैं। रा, री, रे, ना, नी, ने। एक चिन्ह है ने, संबंध कारक का एक चिन्ह है ने। इसको अलग किया गया था, जोड़ा गया था, तो वो कर्ता के साथ आगे जुड़ गया था। तभी अधिकांशतः इसका प्रयोग जो है का, की, के साथ ही किया जाता है। और कुल चिन्ह अगर पूछता है तो उसका उत्तर कितना देना है? 9। इसलिए हम लोग इसको 3 में ही भी लिखते हैं। जब कारक पढ़ाएंगे तो वहां पे इसके उदाहरण आपको दिखाएंगे। बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको कारक पढ़ाते समय। ठीक है। तो का, की, के। उसके बाद का संबंध कारक के बाद अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह होता है में, पर और ऊपर भी होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन। कितना हो गया? ये लास्ट होगा संबोधन कारक। संबोधन में हे, अरे, वाह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कारक हो गए? 8। नाम लिख लेते हैं सबके। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कारक होते हैं। हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? 8 होते हैं। तो जो कर्ता कारक होता है, तो उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो ने चिन्ह है, इसके मिलने से हम लोग कहते हैं कर्ता कारक है। लेकिन उस प्रश्न में कहीं पे ने नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं उसने में ने मिल रहा है। ठीक है, उसने में ने मिल रहा है, लेकिन उसने टेढ़ी चाल चली। जब ने चिन्ह ना मिले, तो जब कर्ता के द्वारा क्रिया को संपन्न किया जाए, क्रिया को संपन्न किया जाए,
संपन्न किया जाए तो वहां कर्ता कारक होता है। उसने टेढ़ी चाल चली, कर्ता के द्वारा कार्य को किया गया, क्रिया को संपन्न किया गया तो कर्ता कारक उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही कर्म के भी नियम हैं अलग अलग। कर्म में सजीव वस्तुएं हो, सजीव प्राणी की बात की जाए, माँ बच्चे को सुला रही है, बच्चे को, तो जैसे ही को मिला तो कर्म कारक हो गया। अब को चिन्ह ना हो तब क्या करेंगे, तो गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो चारों ओर, दोनों ओर, तीनों ओर ऐसे प्रश्न आएंगे तो भी कर्म कारक ही माना जाता है। ठीक है। अगला है करण। करण में क्या होता है, करण में कोई साधन हो, कोई कारण हो, कोई उपकरण हो, कोई रीति हो, विकलांगता का भाव हो, ये सभी प्रश्न आपको करण कारक में मिलेंगे। जैसे साधन की बात करें तो कहा जाए सीता कार द्वारा दिल्ली गई। कार क्या है, एक साधन है। अगर हम उपकरण की बात करें, साधन की बात करें, मोहन कलम से लिखता है, मोहन कलम से लिखता है, तो कलम क्या है, साधन और उपकरण है। अब कारण की बात कर लिया जाए। कारण क्या है कि सोहन मलेरिया से चल बसा, तो मलेरिया क्या है, कारण है, तो साधन हो गया, कारण हो गया, उपकरण हो गया। रीति की अगर बात करें तो सभी लोग आंखों से देखते हैं, सभी लोग कानों से सुनते हैं, ये सब रीतियां हैं। विकलांगता की बात करें तो मोहन लंगड़ा है, पैर से नहीं कहोगे क्योंकि लंगड़ा व्यक्ति पैर से ही होता है, तो इसलिए मोहन लंगड़ा है, विकलांगता का भाव भी कर्म में ही होता है। अगला देखते हैं हम लोग संप्रदान। संप्रदान के लिए होता है किसी को कुछ दान दिया जाए, किसी को कुछ प्रदान किया जाए। माँ भिखारी को वस्त्र देती हैं, देने का बोध है, तो वहां पे क्या होता है, संप्रदान होता है। अगला देखते हैं, इसके अलावा कोई रुचि हो, पसंद हो, गोपाल को लड्डू पसंद है, वो भी संप्रदान में आता है। अपादान में अलगाव की स्थिति हो या भय हो, डर जिसे कहते हो, ठीक है, कोई तुलनात्मक अध्ययन हो, निषेधता का भाव हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है अपादान में किया जाता है। अगला है संबंध में एक दूसरे पदों का पारस्परिक संबंध हो, ठीक है, सीता गीता की बहन है, संबंध कारक है। अधिकरण में पर का प्रयोग होता है, माँ छत पर टहल रही है, पर मिल गया। संबोधन में है अरे वाह है, कारक चैप्टर हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं तो वहां पे सारी चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी उसने टेढ़ी चाल चली, तो जो इसका उत्तर है वो कर्ता कारक होगा, क्योंकि कर्ता के द्वारा क्रिया को किया जा रहा है, उसने कार्य को किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, बढ़िया प्रश्न है। देखो, कर्म के आधार पर या रचना की दृष्टि से ऐसे प्रश्न आता है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के दो भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, दो उत्तर सही हो जाएगा। कर्म के आधार कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। अब ये दो भेद कौन कौन से हैं, पहला भेद आपका इसमें आएगा सकर्मक, क्या आएगा, सकर्मक। अब ये सकर्मक क्या होता है, और दूसरा भेद आएगा अकर्मक, क्या आएगा, अकर्मक। देखते हैं सकर्मक क्या होता है। जैसे इन्होंने कहा सकर्मक, तो देखो यहाँ पे एक शब्द आया है सा का अर्थ होता है साथ में, क्या होता है, सा का अर्थ होता है साथ में, क्या होता है, साथ में। और साथ में क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, तो सकर्मक होगा। और जो यहाँ पे दिया है देखो छोटा आ का अर्थ होता है नहीं, क्या होता है, नहीं, तो क्या नहीं होना चाहिए, कर्म नहीं होना चाहिए। तो जिन वाक्यों में कर्म ना हो वो अकर्मक है, और जिन वाक्यों में कर्म हो वो सकर्मक है। जैसे मैं एक एक उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे यहां प्रश्न है, मोहन फल खा रहा है, खा रहा है। और अकर्मक का एक प्रश्न दे रहा हूं, सीता हंसती है,
सीता हंसती है। ये दो प्रश्न आए। इसमें कहा गया कौन से कर्मक क्रिया है और कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो देखो मोहन यहाँ पे कौन है, मोहन कर्ता हो गया, ठीक है। फल क्या है, फल आपका कर्म हो गया, ठीक है। और खा रहा, खाना क्या है, क्रिया हो गई। तो यहाँ तो हमें कर्म मिल गया, हमको कर्म से मतलब था, कर्म मिल गया तो सकर्मक हो गया। इधर देख लो, सीता यहाँ कौन है, कर्ता है। और हंसती मतलब हंसना क्या है, क्रिया है। अब आप यहाँ देखेंगे कर्म तो है नहीं, यहाँ देखेंगे कर्म तो है नहीं। तो जब कर्म नहीं है तो ये अकर्मक है, और इसमें देखो कर्म साथ में है तो सकर्मक है। अगर ये भी ना ध्यान रहे तो मैं एक दो शब्द बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। दो शब्द हैं कि ये बात मैं इधर लिख देता हूं। जो वाक्य दिया जाएगा उस वाक्य में आप क्रिया से पहले, क्रिया से पहले कौन कौन क्या, कौन क्या से जब प्रश्न करोगे, से प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर उत्तर अलग अलग आए, उत्तर अलग अलग आए, उत्तर अलग अलग आए, या उत्तर अलग अलग आए, तो वहां, इसको थोड़ा सही करते हैं, अलग अलग आए तो वहां, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। और जब उत्तर में जैसे प्रश्न क्या और कौन सही करोगे, और यदि यदि कौन क्या से प्रश्न करने पर, से प्रश्न करने पर, करने पर उत्तर एक ही मिले, एक ही मिले, एक ही मिले, केवल कर्ता, उत्तर एक ही मिले वो भी केवल कर्ता मिले, तो क्रिया जो होगी वो क्या होगी, आकर्मक होगी। बस ये चीजें भी क्रिया चैप्टर जब आएगा ना, क्रिया चैप्टर अभी तो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, एक एक चैप्टर क्लियर हो जाएंगे आपके किसमें क्या होता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि क्रिया से पहले वाक्य में जाओ, क्रिया से पहले आप दो प्रश्न कर सकते हो, कौन और क्या से, और जैसे ही प्रश्न करोगे तो जो आपको उत्तर मिलेगा, उत्तर अलग अलग आए तो वहां सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। और यदि कौन और क्या से प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर उत्तर आपका अगर एक ही मिले और एक ही में केवल कर्ता मिले तो उत्तर आकर्मक होता है। इस माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहले प्रश्न कौन क्या से करेंगे, कौन और क्या से करेंगे, और उसमें उत्तर अलग अलग आए, उत्तर अलग अलग कैसे आएगा, जैसे यहाँ क्रिया क्या है, खाना है, तो इससे पहले ही प्रश्न कर लेंगे क्या से और कौन से। तो पहले हम क्या से प्रश्न कर रहे हैं, देखो क्या खा रहा है, उत्तर मिला फल, ठीक है, फल। आगे देखो भैया, कौन खा रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, कौन, क्या है, कौन, कौन खा रहा है, मोहन, मोहन। अब आप देख सकते हैं जब मैंने क्या से प्रश्न किया तो फल मिला, और कौन से प्रश्न किया तो मोहन मिला, उत्तर क्या मिला, उत्तर अलग अलग मिला। तो जब उत्तर अलग अलग मिला तो इसका उत्तर क्या होगा, सकर्मक, इसका इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, सकर्मक। यहां प्रश्न कर लो, हंसना क्रिया है, एक क्या से प्रश्न करेंगे, एक कौन से करेंगे। कौन हंसती हैं, सीता, कौन हंसती हैं, सीता, क्या हंसती हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है, और कौन हंसती हैं, सीता, उत्तर एक ही मिल रहा है, वो भी केवल कर्ता मिल रहा है। समझ रहे हो बात को, कि क्या हंसती हैं उत्तर नहीं मिला, कर्म तो है नहीं जो उत्तर मिले। फिर मैंने कहा कौन हंसती हैं तो उत्तर मिला सीता, कौन हंसती हैं, सीता।
जैसे उत्तर मिला सीता, सीता उत्तर क्या मिला, केवल कर्ता, केवल कर्ता मिलेगा तो उत्तर होगा अकर्मक। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अकर्मक। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद, दो, एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। अगला प्रश्न है बाजरा में कौन सा गण है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बाजरा में कौन सा गढ़ है। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। गढ़ जो प्रश्न होते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी में जब हम लोग छंद पढ़ेंगे, छंद, तो छंद के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं। और उन्हीं 7 अंगों में एक नाम आता है गढ़ का, एक नाम आता है गढ़ का। और ये जो गढ़ होते हैं ये 8 होते हैं। कुल गढ़ कितने होते हैं, 8 होते हैं। गढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। और ये जो समूह होता है ये 3 वर्णों का होता है। जो समूह होता है ये 3 वर्णों का होता है। इसमें ना तो 3 से अधिक वर्ण होते हैं, ना तो 3 से कम, ना तो 3 से अधिक, ना तो 3 से कम। तो मैं इसका एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, वो आप लोग पहले देखें कि गढ़ कैसे बनते हैं। जैसे गढ़ का नाम, गढ़ का नाम पहला कॉलम रहेगा। दूसरा है सूत्र, एक सूत्र बना लेंगे, एक संकेत बना लेंगे, और मैं आपको कुछ इधर उदाहरण भी दे दूंगा। मान लो ये उदाहरण का कॉलम मैंने बना लिया, उदाहरण का कॉलम मैंने बना लिया, ठीक है। कुछ मैंने इस तरीके से लिख लिया। आठ गढ़ होते हैं तो 8 कॉलम बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने गढ़ होते हैं, 8 होते हैं। तो हम लोग 8 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने प्रश्न पे। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, जो गढ़ आपके होते हैं उसकी एक लाइन है जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, यमाता राज भानस लगा। गढ़ों को याद करने के लिए एक लाइन लिखते हैं, यमाता, यमाता राज भानस लगा, यमाता राज भानस लगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो गढ़ का नाम वाला कॉलम है, मतलब पहला कॉलम, उसमें 8 बार गढ़ लिखेंगे, क्योंकि गढ़ तो 8 होते हैं। तो 8 बार क्या लिखना है, गढ़। 8 बार हम लोग गढ़ लिखेंगे। देखते हैं कैसे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बार हमने गढ़ लिख लिया। अब बनाना है हमें नाम। जब नाम बनाएंगे तो नाम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये मैंने लाइन लिखी है, ये माता राज भानस लगा, यहां से एक एक वर्ण उठाते जाएंगे और इन्हीं गढ़ों में जोड़ते चले जाएंगे, हमारे नाम बन जाएंगे। जैसे पहला या उठाया तो बन गया यगढ़, दूसरा हमने मा लिया, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये बना लिए मैंने नाम। अब हम एक संकेत बनाते हैं कि जो गढ़ होते हैं उनका समूह 3 वर्णों का होता है, ना तो 3 से अधिक, ना तो 3 से कम। तो हमने यहां से यमाता को उठा लिया। किसको उठा लिया, यमाता, यमाता को उठा लिया। जैसे ही हमने यमाता को यहां से उठाया तो संकेत में लिख लिया, यमाता। यहां से मैंने 3 वर्णों को लिया और संकेत में लिख लिया यमाता। फिर क्या करेंगे, 2 वर्ण यहां से और आगे रा। अब एक काम और करना है, यहाँ पे जो
अभी तो मैं गढ़ के नाम लिख रहा था तो ऊपर वाले वर्ण एक एक वर्ण उठाते जा रहा था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। इसको थोड़ा सा सही कर दें, मिटा रहे थे ऊपर का चाहे। ये आपका लिखा था सूत्र। ठीक है, ये सूत्र का कॉलम है। ठीक है, तो हमने यमाता 3 वर्णों को लिया और यहां से 2 वर्ण और अगला रा यहाँ पे है, 1 वर्ण यहाँ से। ठीक है, 2 यहाँ से 1 वहां से, तो यहाँ 2 लिया माता और वहां 1 लिया रा, मातारा बन गया। फिर यहाँ 2 वहां 1, अगला जा है तो हमने लिखा ताराज। फिर यहाँ 2 वहां 1 बनेगा राजभा। फिर यहाँ 2 वहां 1 बनेगा भानस। फिर यहाँ 2 वहां 1 बनेगा नसल। फिर यहाँ 2 वहां 1 बनेगा सलगा, बन गया। फिर यहाँ 2, एक कहीं गड़बड़ हुआ है कुछ, पहला ये माता लिया, ठीक है, 2 यहाँ से 1 वहां से, तो माँ तारा, ठीक है, सही है। फिर 2 यहाँ से 1 वहां से, ताराज, सही है। फिर 2 यहाँ से लिया, 1 यहाँ से अगला भा लिया, तो राज भा, ठीक है, भा तक ले लिया मैंने। फिर 2 यहाँ से जभा को जब लिया तो भा के आगे ना है तो जभान बनना था, ये गलत हुआ है, इसको सही करते हैं यहाँ पे, ये वाला। हाँ, 2 वर्ण यहाँ से लेना है, जभा, तो जभा के बाद क्या है, ना है, तो बनेगा जभान। ठीक है, फिर 2 यहाँ से, फिर 1 यहाँ से, हमने लिया भा नस। फिर 2 यहाँ से, 1 वहां से, क्या बनेगा न सल। फिर 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, क्या बनेगा स ल गा। ठीक है, तो ये हमने एक बना लिया संकेत। और अब मात्राएं देनी है। मात्रा कैसे देते हैं, मात्रा अगर ह्रस्व स्वर होता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, तो इसके लिए चंद्रबिंदी हो, या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, ऐ, ओ, आओ, अंग और आ, अगर ये आपको कहीं पे दिख जाए, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मात्राएं कैसे देते हैं, कहीं ह्रस्व स्वर दिखे तो एक पाई रेखा का प्रयोग करते हैं, और कहीं 2 दिखे तो एस के आकार का एक वर्तुल होता है, अवग्रह जिसे कहते हो, इसे 2 नंबर में काउंट करेंगे। चाहे अंक, जैसे अंक है, अंक नंबर देना है तो अंक कैसे देंगे, अनुसार की 2 मात्राएं, का की 1। जैसे प्रश्न आए अतः, अतः लिखा है तो अतः 2 मात्राएं, ठीक है। तो देखो यह माता, ठीक है, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल, सलगा। ठीक है, अब प्रश्न आपका क्या आया था, प्रश्न आया था बाजरा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाजरा में कौन सा गढ़ पूछा गया है, तुरंत मात्राएं लिखेंगे बाजरा, SIS बना, किस में आ रहा है SIS, देखो यहां मिला, तो उत्तर क्या बन रहा है रगड़, उत्तर क्या बना रगड़। सभी लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से रगड़। लेकिन परीक्षा में जब ये प्रश्न आएगा तो इतना ये सब कहाँ बनाएंगे चार्ट, बहुत टाइम वेस्ट होगा ना। तो एक और तरीका बता देता हूँ आसान, जिसको देख लो सभी लोग अच्छी तरह से। मैं इसको मिटा रहा हूँ, जो उदाहरण वाला कॉलम है इसको आप लोग देख लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ। यहीं पे एक दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको, जो बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, देखिए, जैसे जैसे आपका प्रश्न दिया गया बाजरा, ठीक है, प्रश्न आया बाजरा, या मान लो प्रश्न मेरा आ गया बाजार, बाजरा की जगह पे प्रश्न आया बाजार में कौन सा गढ़ है, तो हमने मात्राएं लिखी बाजार, डबल एस आई बना। अब अभी तो पता नहीं कौन सा गढ़ होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करेंगे, सीधा यमाता को लिखेंगे, यमाता, यमाता को लिखा, यमाता, क्या मैच हुआ, नहीं मैच हुआ, यहाँ डबल एस आई बना, यहाँ आई डबल एस बना।
अगर मैच हो जाता, जो पहला वर्ण आ रहा है वही गण का नाम होता है। वो यहाँ से एक एक देखो वर्ण उठाया था सब में, इसीलिए पहला ही वर्ण गण का नाम होगा। तो यहीं से उत्तर हम यगड़ दे देते। समझ गए बात को? ठीक है, तो उत्तर नहीं है, कोई बात नहीं, तुरंत यहाँ से दो ले लिया, एक वहां से लेते थे, तो तुरंत अगला लिखेंगे माँ तारा। माँ तारा जैसे लिखा तो माँ तारा, मैच करो, बाजार और माँ तारा मैच हुआ नहीं। अगर मैच हो जाता तो यहीं से उत्तर दे देते मगड़, माँ से मगड़। ठीक है, मैच नहीं हुआ तो दो यहाँ से फिर एक वहां से ले लेंगे, तुरंत लिख लेंगे ताराज। ठीक है, ताराज, जैसे ताराज लिखा ताराज, डबल एस आई, ये देखो मैच हो गया, मैच हुआ। जैसे ही मैच हुआ तो फिर पहला वर्ण कौन सा है? ता, तो उत्तर क्या देंगे? तगड़। आप डबल एस आई देख सकते हो, डबल एस आई किस में आ रहा है? तगड़ में आ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा तगड़। ऐसे यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत मीन मेघ निकालना, इसका उत्तर सही होगा। बाकी पढ़ते हैं चारों ऑप्शन। बढ़ा चढ़ाकर बात करना, बाल की खाल निकालना, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, इसका कोई मेल नहीं खाता है, गलत उत्तर है। गुण दोष की परख करना, यह भी गलत उत्तर है। बाल की खाल निकालना मतलब बहुत मीन मेघ निकालना, ये उत्तर इसलिए होगा क्योंकि मीन मेघ का अर्थ होता है गुण दोषों की विवेचना करना, इसलिए उत्तर क्या सही है? तीसरा वाला। और मुश्किल काम करना, ये तो मैच नहीं कर रहा है, बहुत मीन मेघ निकालना। आगे बढ़ते हैं भैया। वाच्य के कितने भेद हैं? अभी मैं पढ़ा के आया हूं आप लोगों को, वाच्य के कितने भेद हैं? 3। पीछे प्रश्न देखेंगे कहीं पे, ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये जो प्रश्न मैंने पढ़ाया था आपको, वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये देखो 8 नंबर प्रश्न था, भाववाच्य का उदाहरण है। ये प्रश्न मैंने पढ़ाया था, तो लिखा था वाच्य के 3 भेद होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वाच्य के 3 भेद होते हैं। अपने वापस प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। वाच्य के कितने भेद होते हैं? उत्तर क्या होगा? 3। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होता है अलंकार, सही उत्तर क्या होगा? अलंकार होगा, क्योंकि जिस प्रकार आभूषण नारी के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो अलंकार उत्तर सही होगा। रस से, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, यहाँ सौंदर्य की बात कर रहा है, इसलिए रस तो होगा नहीं। गुड़, गुड़ भी नहीं होगा। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है खुश, खुश होना, आह्लाद होता है, आह्लादित करना, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है। तो एक ही उत्तर सही है, अलंकार। सौंदर्य उत्पन्न होता है, सौंदर्य किसमें होता है? अलंकार में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ये देख लीजिए, एक आपका होता है संयुक्त स्वर, कौन सा? संयुक्त स्वर, और एक आपका होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। एक संयुक्त स्वर होता है, एक संयुक्त व्यंजन होता है। अब कौन कौन से संयुक्त स्वर होते हैं? जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये हो गए। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छा, छत्री, छा, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी, श्रमिक वाला श्रा। ठीक है भैया, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये का और सा से मिलकर बनता है। ये त्रा जो है ता और रा से मिलकर बनता है, संयुक्त है ना, जुड़कर मिलकर बनेंगे। ज्ञा जो है जा और इया से मिलकर बनता है। सा किससे बनता है? सा और रा से मिलकर बनता है। अगला ए को देखते हैं। छोटा आ के बाद अगर छोटी ई आता है तो ए बनता है। आगे भैया देखो, छोटा आ के बाद अगर ए से एड़ी आता है तो ए बनता है। छोटा आ के बाद अगर ओ आता है तो ओ बनता है। और छोटा आ के बाद अगर, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लिया जाए। छोटा आ के बाद अगर छोटा ऊ आ जाए तो ओ बनता है, और छोटा आ के बाद अगर ओ आ जाए, ओ आ जाए तो ओ बनता है। ठीक है, आई और ई मिलकर ए, आ और ए मिलकर ए, आ और ऊ मिलकर ओ, आ और ओ मिलकर ओ का निर्माण होता है। तो ये संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन होते हैं। प्रश्न क्या आपका है? प्रश्न देखते हैं, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो हमारा ए भी होता है, ऐ भी होता है, ओ भी होता है, ये नहीं है। बड़ा इसका उत्तर
चौथा होगा, क्योंकि ये जो बड़ा आ दिया है ये आपका दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर। ठीक है भैया, समझ गए होंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? अब दीर्घ स्वर अभी हम पढ़ा के आए हैं कि जब मूल स्वर की बात करता है, मूल स्वर, या आप बात कर लो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। दूसरा आपका ये मिल जाता है दीर्घ स्वर। ये मात्रा के आधार पे दो होते हैं, एक ह्रस्व एक दीर्घ। ठीक है, दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें आपके चार स्वर आएंगे मूल स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होता है। और जब दीर्घ पढ़ते हैं तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीन मिलते हैं, मुख्य रूप से तीन मिलते हैं। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिलता है, तीन मिलते हैं। तो प्रश्न क्या है, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो बड़ा बड़ी बड़ाऊ, बड़ा बड़ी बड़ाऊ ये तो होते हैं, तो कौन सा नहीं है? ए नहीं है, क्योंकि अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं कि जो ए है ये आपका संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है भैया, सबको समझ में आ गई बात कि ए, आए, ओ, आओ ये संयुक्त स्वर होते हैं। चलिए आगे भैया बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, हम लोग देखेंगे दीपावली का संधि विच्छेद होगा। तो देखते हैं दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा। थोड़ा सा इसको सही सेलेक्ट कर लेते हैं पेन। दीपावली, दीपावली। अब देखिएगा दीपावली में क्या हुआ, एक स्वर ढूंढो, या तो बड़ा मिले या बड़ी मिले या बड़ाऊ मिले। ये तीन जो स्वर होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर संधि में आते हैं, दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा पा मिला है उसमें स्वर बड़ा मिला। अगर बड़ा मिला तो इसका संधि विच्छेद बनेगा दीप प्लस अवली। दीप प्लस अवली में पंक्ति की कतार, दीपों की कतार। अब पा में स्वर क्या मिला और यहाँ पहले से आ गया, तो ऐसा क्यों हुआ इसको देखते हैं हम लोग। देखो दीप प्लस अवली बनेगा क्योंकि पा में स्वर बड़ा मिला, इस बड़ा आ से हमने छोटा निकाला तो पा में देखो स्वर छोटा आ गया। और यहाँ भी पा में बड़ा था तो यहाँ भी एक जो छोटा बचा उसको हमने इधर आगे लिख लिया। ठीक है, ये वाला आ, और इधर पा में स्वर आ गया, तो छोटा छोटा मिलकर क्या बनता है? बड़ा। तो छोटा आ छोटा मिलकर जब बड़ा आ का निर्माण होता है तो इसीलिए हमने जो पहला पा में बड़ा आ आया था उससे एक आ हमने निकाला तो केवल पा लिख लिया, और एक आ बचा था जो आगे वली के पहले जोड़ दिया, तो दीप प्लस अवली बनेगा दीपावली। तो इसका उत्तर जो सही होगा ऑप्शन आपका दूसरा, दीप प्लस अवली से होगा। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न, यथोचित किस समास का उदाहरण है? अब अगर कोई, मैंने भी बताया था आपको कुछ समय पहले जब शुरुआत की थी प्रैक्टिस में, एक प्रश्न और कहीं पे आया था समास से संबंधित, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि यथा शब्द ही अगर आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है यथोचित, यथोचित, या प्रश्न आ जाए यथाशक्ति, यथाशक्ति, या प्रश्न आ जाए यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य। अगर ऐसे शब्द आते हैं यथा यथो से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो इस सब का प्रयोग जो है होता है अव्ययीभाव समास में। इसका उत्तर क्या सही है? अव्ययीभाव समास। ठीक है भैया, समझ गए होंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है द्विगु समास का उदाहरण है। अब द्विगु समास का उदाहरण क्या है, क्या इसकी परिभाषा होती है कि ऐसा कौन सा समास होता है, प्रश्न आता है ऐसा कौन सा समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला पद कैसा होना चाहिए? संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। जैसे भला और बुरा, ये तो नहीं है, ये मैच ही नहीं कर रहा है नियम के अनुसार। पंसेरी, पांच शेरों का समूह, ये सही है। पांच पहले एक संख्या आ गई और लास्ट में समूह और समाहार का अगर ज्ञान होता है तो वहां द्विगु समास होता है। नव युवक, नया है जो युवक, ये तो कर्मधारय का समास, कर्मधारय समास है। बखूबी मतलब खूबी के साथ अव्ययीभाव समास है। तो यहाँ पे पंसेरी उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा द्विगु समास का, क्योंकि पांच शेरों का समूह बनेगा। पांच पहला पद संख्या आ गया और दूसरा
क्या है, समूह और समाहार का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 27 नंबर, ऋतु का बहुवचन रूप होगा। तो देखो बहुवचन वाले कुछ प्रश्न के नियम होते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के। कौन कौन से नियम है, नियम तो बहुत से हैं, यहाँ पे जो प्रश्न आया है इससे संबंधित मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूं कि जिन शब्दों के अंत में स्वर, जिन शब्दों के अंत में स्वर बड़ा हो या जिन शब्दों के अंत में स्वर बड़ा आ हो, बड़ा ऊ हो या ओ हो, तो इन तीनों स्वरों का जो परिवर्तन आप करेंगे ये तो एक वचन में होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक वचन में होंगे। जब आप इन तीनों स्वरों का परिवर्तन बहुवचन में करेंगे, किस में करेंगे, बहुवचन में करेंगे, तो इन तीनों स्वरों का जो परिवर्तन है ए में हो जाता है, ए से एड़ी और ऊपर चंद बिंदी। ठीक है, जैसे मैंने पहला प्रश्न लिखा आ से दवा, तो बनेगा बहुवचन दवाएं, सही है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा वधू, वधू का बहुवचन रूप क्या होगा, तो बनेगा वधुएं, क्या बनेगा, वधुएं। जैसे औ, जैसे प्रश्न बोला गौ, अब गौ का बहुवचन क्या बनेगा, गौवें, क्या बनेगा, गौवें। भैया समझ में आया सबको, ठीक है। ऐसे ही जैसे ऋतु दिया है तो छोटा ऊ का भी प्रयोग इसी में होता है, हमने 3 लिखे यहाँ पे, अगर छोटा ऊ भी आता है तो उसका भी प्रयोग ए में ही होता है। ठीक है, तो जैसे आपका ये प्रश्न जो लिखा है ऋतु, और ऋतु का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा ऋतुएं, ऋतुएं। तो ये कुछ इस तरीके से नियम है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट मिल रहा है ऋतुएं, ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऋतु का बहुवचन ऋतुएं। आगे बढ़ते हैं भैया, किस काल में क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। देखो अभी अभी मतलब तत्काल, तुरंत की बात पूछ रहा है। तत्काल तुरंत में जो भी पूछा जाएगा तो वो आसन्न होता है, जो आसन्न का अर्थ होता है वो तत्काल ही होता है, तुरंत होता है। हम लोग काल चैप्टर जब पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे, तो काल होते हैं 3 प्रकार के। देखो काल, काल के कितने प्रकार होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है हिंदी में, पहला हम लोग पढ़ते हैं भूतकाल, वैसे वर्तमान काल से शुरुआत होगी लेकिन हिंदी में पहला पढ़ेंगे भूतकाल, जिसके होते हैं 6 भेद। फिर हम लोग पढ़ते हैं वर्तमान काल, कौन सा काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल के 5 भेद पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भविष्य काल, भविष्य काल के हम लोग 3 भेद पढ़ेंगे। ठीक है, भविष्य काल के कितने भेद पढ़ेंगे, 3 भेद पढ़ेंगे। तो उसी में जब भूतकाल पढ़ते हैं तो इसका पहला जो भेद है सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल है। 6 भूतकाल हैं इसके जो भेद बताए गए। तो उसमें से जो अभी अभी समाप्त हुई क्रिया भूतकाल से शुरू कर अभी अभी समाप्त हुई है, तो ये होता है आसन्न भूतकाल में। इसका उत्तर सही है दूसरा वाला, आसन्न भूतकाल। समझ में भी आ गया होगा सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा दिया है, यह करेला कड़वा है, कौन सी अवस्था है। देखिए अवस्था से संबंधित जब प्रश्न आएगा तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं, नंबर 1 पहले हम लोग पढ़ते हैं मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं उत्तरावस्था, कौन सा, उत्तरावस्था। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं उत्तमावस्था, कौन सा, उत्तमावस्था। पहला भैया मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 प्रकार की अवस्थाओं को पढ़ा जाता है। अब मूलावस्था में होता क्या है, इसमें एक सामान्य वाक्य दिया जाता है, एक सामान्य वाक्य दिया जाता है, किसी से कोई तुलना नहीं की जाती है। जो आपका उत्तरावस्था होता है इसमें 2 लोगों की, 2 प्राणियों की या 2 वस्तुओं की तुलना की जाए। क्या की जाए, 2 प्राणियों की, 2 वस्तुओं की क्या की जाए, तुलना की जाए। जब तुलना की जाएगी तो उत्तरावस्था होगा। और उत्तमावस्था क्या होता है, जब अनेक में से किसी एक की, अनेक में से किसी एक की जब विशेषता बताई जाए, किसी
एक की विशेषता, किसी एक की विशेषता बताई जाए तो उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे सामान्य वाक्य, मैंने मूलावस्था की बात की, तो मूलावस्था में कहा जाएगा कि मोहन अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है, सीता मधुर गाती है। सामान्य वाक्य है मूलावस्था। उत्तरावस्था में दो प्राणी वस्तुओं की तुलना की जाएगी। जैसे कहा जाए कि मीरा सीता से अच्छा गाती है, मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, तो दो लोगों की तुलना की गई। और अनेक में से किसी एक की विशेषता कैसी बताई जाएगी? जैसे 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में कहा जाए कि पंजाब राज्य सबसे ज्यादा, मतलब पंजाब राज्य अधिकतम अन्न उत्पन्न करता है, तो 28 राज्यों में पंजाब राज्य की विशेषता बताई गई। या क्लास में कक्षा में कोई ऐसा छात्र है कि मोहन सबसे अधिक परिश्रमी छात्र है, तो बैठे तो बहुत से लोग हैं लेकिन मोहन की विशेषता बताई गई। अनेक में से जितने भी बच्चे बैठे उसमें मोहन की विशेषता बताई गई, तो अनेक में से किसी एक की विशेषता बताई जाती है तो उत्तम अवस्था। तो ये करेला कड़वा है, ये एक सामान्य वाक्य है, तो इसका उत्तर जो हम लोग देंगे वो उत्तर सही है, मूलावस्था। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं भैया। 30 नंबर, अनु ने देखकर निबंध लिखा। कृदंत क्रिया है, सहायक क्रिया है, नामधातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। कृदंत क्रिया कौन सी होती है? कृदंत क्रिया में जैसे मान लो अभी मैंने लिखा पढ़, ये एक धातु है। जब धातु में जैसे ता प्रत्यय जोड़ दो, ना प्रत्यय जोड़ दो, कर प्रत्यय जोड़ दो, ये कृदंत क्रिया कही जाती है। पढ़ता, पढ़ना, पढ़कर, धातु में जब ना ता कर प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वो कृदंत क्रिया होती है। तो ये तो है नहीं, अनु ने देख कर निबंध लिखा, प्रश्न तो आपका ये लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं सहायक क्रिया। पीछे शुरुआत में जब मैंने पढ़ा था, यही प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व करना प्रारंभ किया था, तो वहां पे ये प्रश्न आया था, तो मैंने बताया था कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ भी सहायक क्रिया नहीं है। नाम धातु क्रिया, ये भी मैंने बताया था कि नाम धातु क्रिया कौन सी होती है कि क्रिया को छोड़कर किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जब प्रत्यय का प्रयोग होता है तो नाम धातु क्रिया होती है। और फिर पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि इसमें क्या कहा गया कि इसमें कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके जब दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है तो कर्ता के द्वारा किया गया पहला कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। तो अनु ने पहले देखा फिर निबंध लिखा, तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। रस का संबंध किस धातु से है? रस का संबंध, ये दो प्रश्न ध्यान रखना। अगर आपका प्रश्न आए रस का संबंध, रस का संबंध किस धातु से है, तो श्री धातु से है। और अगर रति का पूछा जाए कि रति का संबंध किस धातु से है, तो रम धातु से है। यह प्रश्न ध्यान रखना, तो इसका सही उत्तर होगा श्री धातु। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कर्ता का बहुवचन क्या होगा? जैसे मैं कुछ प्रश्न लिखता हूं, आपका प्रश्न आ जाए नेता का बहुवचन क्या होगा, तो नेता का होगा नेत्री। क्या होगा? नेत्री। जैसे प्रश्न आ जाए धाता का बहुवचन क्या होगा, तो होगा धात्री। क्या होगा? धात्री। ऐसे ही कर्ता का बहुवचन क्या होगा, तो होगा कर्त्री। क्या होगा? कर्त्री। तो जो भी ऑप्शन इसमें है वो देखते हैं कौन कौन से दिए हैं। कर्ते, कर्त्रो, कर्ती, डी ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला भैया सही हो जाएगा, कर्ता का कर्त्री। ये सब क्या है? एक वचन है। ये सब क्या है? एक वचन है। और ये सब क्या है? बहुवचन है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम है। आगे बढ़ते भैया, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? देखो कुंडलियां जो होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंडलियां जो होती हैं, कुंडलियों में 6 चरण होते हैं। कितने चरण? 6 चरण होते हैं। कुंडलियों में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। अब दूसरा प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से ये पूछा जाता है कि कुंडलियों का निर्माण किससे होता है। तो देखो कुंडलियों का जो निर्माण होता है, अगर ये प्रश्न आ जाए तो उत्तर आपको देना है कि इसका कुंडलियों का जो निर्माण होता है वो दोहा प्लस रोला से मिल करके होता है। दोहा प्लस रोला से मिल करके होता है। ठीक है भैया। और इसमें जो 6 पंक्तियां होती हैं, 6 चरण होते हैं, इसमें प्रारंभ की 2 पंक्तियां, प्रारंभ की 2 पंक्तियां दोहा की होती हैं और बाद की
4 पंक्तियां रोला की होती हैं, रोला की होती हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न है कुंडलियों में 6 चरण होते हैं, निर्माण दोहा रोला से होता है, प्रारंभ में 2 पंक्तियां दोहा की, बाद में 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे सभी लोग, 4 पंक्तियां, 2 पंक्तियां, 4 रोला, 2 दोहा, ये प्रारंभ ये बाद में। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर के बाद अगला प्रश्न, छप्पय का निर्माण किससे होता है? जैसे मैंने आपको यहां बताया ये प्रश्न कि जो कुंडलियां हैं उनका दोहा रोला से निर्माण होता है, और जो आपका छप्पय है, छप्पय, इसमें भी 6 चरण होते हैं। कितने चरण? 6 चरण होते हैं। छप्पय में भी 6 चरण होते हैं, और इसका जो निर्माण होता है, छप्पय का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? छप्पय का निर्माण होता है रोला प्लस उल्लाला से, रोला प्लस उल्लाला से, रोला प्लस उल्लाला से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? रोला दोहा, दोहा उल्लाला, रोला उल्लाला, उल्लाला रोला। तो इसका सही उत्तर होगा रोला प्लस उल्लाला। ठीक है भैया, समझ गए होंगे सभी लोग कि छप्पन में कितने चरण? 6 चरण होते हैं। इसका निर्माण रोला प्लस उल्लाला से होता है। इसमें प्रथम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं और बाद की 2 पंक्तियां उल्लाला की होती हैं। आगे भैया बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए पृथ्वी, अचल, अचल किसे कहते हैं? देखो, अचल कहते हैं जो चल ना सके, अर्थात पर्वत या पहाड़ कह लीजिए, पहाड़। अगला है अचला, अचला, अचला किसे कहते हैं? पृथ्वी को। मेदिनी भी कहते हैं, भूमि कहते हैं, धरा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, क्षिति कहते हैं, वसुधा कहते हैं। ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। चपल किसे कहते हैं? चपल, चपल भैया कहते हैं तेज को या बुद्धिमान को। और चपला किसे कहते हैं? चपला भैया कहते हैं बिजली को। किसे कहते हैं? बिजली को। दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला, ये सब किसको कहते हैं? बिजली को। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो पृथ्वी किस में आया है? अचला में आया है, इसलिए उत्तर होगा अचला। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है छा किस वर्ण के बाद आता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, अधिकांशतः लोगों का उत्तर आता है हा हल के बाद छा आता है। ये प्रश्न बिल्कुल गलत है। हा हल छा छत्री ऐसे पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत उत्तर है। जब हम हिंदी शब्दकोश पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? हिंदी शब्दकोश पढ़ते हैं, तो हिंदी शब्दकोश में का के बाद खा नहीं आता है, का के बाद छा आता है। क्या आता है? का के बाद छा आता है, उसके बाद में क्या आता है? खा आता है, फिर गा, घा, अंगा, ऐसे होता है। तो ये जो छा है आप देख सकते हो, ये किस वर्ण के बाद आया है? तो उत्तर होगा का के बाद आया है। तो इसका उत्तर सही है कौन सा भैया? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ए। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर होगा अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। कैसे अधिकरण होगा? कर्म क्यों नहीं है, अपादान क्यों नहीं है, इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन दिया, इससे कोई मतलब नहीं। तो अधिकरण कारक इसलिए होगा कि जिन वाक्यों में कोई समय दिया हो, कोई स्थान दिया हो, कोई अवसर का बोध कराए, तो वहां पे अधिकरण कारक ही माना जाता है। कोई स्थान हो, कोई समय हो, कोई अवसर हो, तो वो एक समय की बात हो गई यहाँ पर। वह अगले वर्ष आएगा, एक समय बता दिया गया, और जैसे ही ये समय बताया गया तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? अधिकरण कारक।